Hello students, today in this lecture we will see Faraday's law and Lenz's law. Okay, so let's start. देखते हैं. So ऐसा है कि सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पे Faraday's का लॉ यूज करते हैं नेगेटिव साइन के साथ, राइट? तो पॉइंट ऐसा है, कंसिडर Faraday's law, consider Faraday's law with special attention टू नेगेटिव साइन. वो जो नेगेटिव साइन आएगा हमारे फैराडेस लॉ में उस पर स्पेशल अटेंशन दीजिए. पॉइंट ऐसा है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने पढ़ा तो होगा ऑलरेडी. फैराडेस लॉ ई का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाय डी टी. क्लियर? ये हमारा बेसिक सा फैराडेस का लॉ. ओके, सो लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1. और आगे कुछ हम एजम्पशंस करने वाले हैं. एजम्पशंस पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ. पॉइंट ऐसा है कि ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि जो एरिया वेक्टर है वो देखो, क्योंकि ईएमएफ तब आएगा जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से लिंक होगा, राइट ना? तो कॉइल की बात आ रही है तो कॉइल का एक पर्टिकुलर एरिया होता है और हर एरिया का हम फिजिक्स में एक एरिया वेक्टर लेते हैं, राइट? तो एरिया वेक्टर जो है हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, ऐसा लेते हैं, राइट? तो पॉइंट ऐसा है कि लेट द एरिया वेक्टर, जो एरिया वेक्टर, लेट द एरिया वेक्टर को मैं कैपिटल ए बार लेता हूं, राइट? लेट द एरिया वेक्टर ए बार एंड वो जो मैग्नेटिक फील्ड है मींस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, वो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, राइट? कैसा है? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो लेट द एरिया वेक्टर ए बार एंड इंक्रीजिंग magnetic field be parallel to each other. दोनों एक दूसरे को कैसा है? parallel to each other. दोनों एक दूसरे को parallel है. ओके, अगर मैग्नेटिक फील्ड मीन्स आपको तो पता ही होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किससे करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को हम बी बार से डिनोट करते हैं. ए बार है हमारे लिए यहाँ पे एरिया वेक्टर, राइट? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों कैसा है? एक दूसरे को पैरेलल है. एक दूसरे को पैरेलल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री. अगर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो cos 0 का आंसर होगा वो 1 होगा. ये तो सबको पता है बेसिकली. ओके, आगे बढ़ते हैं. चलो अब हम ये क्या करते हैं, ये पॉइंट जो इक्वेशन नंबर 1 लिया है इसमें हम फ्लक्स का डेफिनेशन यूज करते हैं. सबको पता होगा मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे लिखा जाता है. मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लिख सकते हैं बी बार डॉट ए बार. क्लियर है ना? मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई को कैसा लिखा जाता है, तो वो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. पॉइंट ऐसा है कि फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है? वो ऐसा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर. ये सबको पता है. क्लियर? इतना सबको आता है. ओके, चलो तो अगर ये वाला वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँ तो मुझे ई का जो आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ, देखो फाई की जगह मैं फाई का आंसर लिख रहा हूँ विच इज बी बार डॉट ए बार, राइट है? क्लियर है? अच्छा, कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है मैं यहाँ बताता हूँ, जरा ध्यान देना. ए बार डॉट बी बार अगर आप कर रहे हो तो ए बार डॉट बी बार का आंसर आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स. क्लियर? चलो यूज करते हैं फिर वही. तो हमारे लिए तो एक ही बात हुई. तो बोलने का मतलब क्या है? जो दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो उस दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो और कॉस ऑफ वो वाला एंगल लेना जो इन दोनों के बीच में है. तो वही लॉजिक हम भी यूज करते हैं. पॉइंट ऐसा बनता है फिर E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ, देखो क्या क्या आएगा? एक तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, दूसरा आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, फिर आएगा बाजू में कॉस ऑफ एंगल. अच्छा, एंगल बी बार और ए बार के बीच में मैंने पहले ही डिफाइन करके रख लिया है, एंगल है 0 का, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ कॉस ऑफ 0, जो मुझे ऑलरेडी पता है वैल्यू ऑफ कॉस 0 इज 1. क्लियर? तो अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं. कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. और देखते हैं फिर आगे. चलो तो ऐसा है कि विल गेट द वैल्यू ऑफ E एज माइनस डी बाय डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, राइट?
अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ जो ए बार है, ए बार क्या होता है? ए बार तो एरिया वेक्टर है, जो मैंने बताया एरिया तो कांस्टेंट होगा, एरिया थोड़ी चेंज हो सकता है। क्लियर? चेंज क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, देखो, और वो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो इंड्यूस्ड करंट आता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ये ऑलरेडी हमने लेंज़ेस लॉ में पढ़ा है। क्लियर? तो हमारे लिए तो ये ए बार जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, ये तो कांस्टेंट है, तो हम ए बार को बाहर लेकर आते हैं। सो वी विल गेट E एज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एज इट इज कांस्टेंट, d by dt ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b बार, राइट? अच्छा, यहां तक हम आ गए हैं। ओके, लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करता हूं, राइट? चलो, तो ये जो भी हमने अभी तक किया है, आई होप सबको समझ में आ रहा है क्या किया हमने। 3 पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिया है, इक्वेशन नंबर 2 पे आ गए हम। अब जरा ध्यान देना, अब मेन एक्चुअल पॉइंट यहां पे स्टार्ट होता है। पॉइंट ऐसा है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो एरिया का जो मैग्नीट्यूड है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तो पॉजिटिव होगा। d बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b बार, ये भी पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मींस बढ़ रहा है, तो इसका आंसर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a बार नेगेटिव नहीं है, अगर d बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b बार नेगेटिव नहीं है, मतलब ये दोनों चीज तो पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइन, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा RHS जो है ये नेगेटिव है। क्लियर? तो वो मैं लिखता हूं यहां पे, हमको यहां से ही मालूम पड़ता है दिस RHS, ये जो है ना, दिस RHS फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से दिस RHS फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, राइट? अच्छा, ये नेगेटिव क्वांटिटी क्यों है वो बता दूं मैं आपको। नेगेटिव क्वांटिटी इसलिए है बिकॉज ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार है ना, ये तो पॉजिटिव है, इज पॉजिटिव। मैंने पहले बता दिया, एरिया नेगेटिव होता ही नहीं है। हाँ, d बाई डी टी ऑफ मैग्नेट ऑफ बी बार, ये भी पॉजिटिव है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। क्लियर ना? यहाँ पे लिखा हुआ देखो, इंक्रीजिंग। तो पॉइंट ऐसा है कि मैग्नेट ऑफ ए बार इज पॉजिटिव एंड दिस d बाई डी टी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज ऑल्सो पॉजिटिव, इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका भी रीजन बताओ, इज ऑल्सो पॉजिटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव क्यों हो गया? बिकॉज रीजन है, बिकॉज दो बार नहीं आना चाहिए, यहाँ पे मैं एज लिखता हूँ, एज इट इज इंक्रीजिंग, राइट? एज इट इज इंक्रीजिंग, ये क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। पॉइंट समझ में आई बात? तो यहाँ पॉइंट नंबर 4 में मैंने बताया कि जो RHS वाला पार्ट है ये नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है उसका रीजन भी मैंने लिखकर बता दिया, एकदम क्लियर, कि ये भी पॉजिटिव मीन्स ये नेगेटिव साइन बच जाता है। दैट मीन्स ये RHS वाला पार्ट पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, अगर ये RHS नेगेटिव होता है तो चलो, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्योंकि इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है वो इंक्रीजिंग है, तो जो कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, मीन्स नेगेटिव होगा। क्लियर? अगर इंड्यूस्ड करंट नेगेटिव है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नेगेटिव है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये है, ये पैरामीटर जो LHS है इसको भी नेगेटिव होना चाहिए, तो ही जाके ये LHS और RHS मैच हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। क्योंकि RHS में तो एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो LHS भी तो एक नेगेटिव क्वांटिटी होना चाहिए ना, E भी नेगेटिव होना चाहिए। और उसको प्रूफ करके हम बताते हैं कि E नेगेटिव है, और आई थिंक ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। लेंज़ेस लॉ मैंने ऑलरेडी सिखाया वहां पे कि इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेट टुवर्ड्स आता है कॉइल के, तो वो टाइम पे इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसके वजह से जो कॉइल में करंट इंड्यूस होता है दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मींस नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, राइट? अगर करंट इंड्यूस जो हुआ है वो नेगेटिव, तो ईएमएफ भी नेगेटिव होना चाहिए, तो ही जाके ये LHS RHS मैच हो पाएंगे। तो ये मैं लिखता हूं पॉइंट नंबर 5 में, राइट? तो पॉइंट ऐसा है कि सिंस देयर इज अ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? सिंस देयर इज अ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से हमको क्या मिलने वाला है? यहाँ पे हमको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। सिंस देयर इज अ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सिंस देयर इज अ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, देन या फिर हेंस द इंड्यूस्ड करंट, जो इंड्यूस्ड हमको करंट मिलने वाला है, द इंड्यूस्ड करंट, ये जो इंड्यूस्ड करंट होगा ये कैसे होगा? इंड्यूस्ड करंट तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मींस नेगेटिव होगा। देन हेंस द इंड्यूस्ड करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कैसा है? एंटी
क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। अच्छा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, राइट, नेगेटिव, क्लियर है, राइट। अच्छा, इंड्यूस्ड करंट अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी कैसा होना चाहिए, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीन्स वो भी नेगेटिव होना चाहिए, तो ही जाके ये LHS और RHS मैच हो पाएंगे। तो 10 मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 द EMF मस्ट बी, या फिर द EMF इंड्यूस्ड मस्ट बी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होना चाहिए। क्यों नेगेटिव, रीजन है LHS RHS मैच कैसे होंगे, अगर ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव तभी तो जाके मैच होगा, नहीं तो कैसे मैच होगा, राइट, ऐसा। तो 10 द इंड्यूस्ड नेगेटिव, 10 द इंड्यूस्ड क्या है, इंड्यूस्ड EMF, राइट ना, इंड्यूस्ड EMF E मस्ट बी नेगेटिव, ये होना ही चाहिए नेगेटिव, मस्ट बी नेगेटिव। अच्छा, ये नेगेटिव अगर होगा तो क्या होगा और क्यों होगा नेगेटिव, नेगेटिव इसलिए होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी इक्वल टू द RHS, RHS से अगर इसको इक्वल होना है तो इसको नेगेटिव होना ही पड़ेगा, राइट। आगे लिख देता हूं इसमें, इन ऑर्डर टू बी इक्वल टू RHS, अगर RHS से इक्वल होना है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, दैट मीन्स E जो है वो भी नेगेटिव है, क्लियर। तो ये हमको यहाँ से क्या मालूम पड़ा, देखो यहाँ पे ऐसा मालूम पड़ता है कि ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये नेगेटिव, एक्चुअल में देखो हुआ क्या है, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया फैराडेस लॉ से, राइट है, फैराडेस लॉ से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ऐसा है कि जो लॉ है ना, यहाँ पे ये जो लॉ, ये इनकॉर्पोरेट करता है किसको, लेंज़स लॉ को, राइट। ये जो लॉ हमने यूज किया, देखो हमने ये जो एक्चुअल में ये जो नेगेटिव साइन है ना, यही बात बता रहा हूं मैं, नेगेटिव साइन जो है ये इनकॉर्पोरेट करता है किसको, लेंज़स लॉ को इनटू फैराडेस लॉ, क्लियर पॉइंट है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो फैराडेस लॉ और लेंज़स लॉ सिर्फ एक ही फर्क है, फैराडेस लॉ और ऑलमोस्ट एक ही है, एक फर्क है, फैराडेस ने सिर्फ इंड्यूस्ड करंट या फिर इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन नहीं दिया और वो डायरेक्शन लेंज़स लॉ ने दिया, बस यही पॉइंट है, राइट। तो पॉइंट लास्ट ऐसा है कि दिस नेगेटिव साइन जो मैंने अभी बताया आपको, ये जो नेगेटिव साइन था, दिस नेगेटिव साइन इनकॉर्पोरेट, अच्छा किसको इनकॉर्पोरेट करता है, लेंज़स लॉ को इनटू फैराडे लॉ, लेंज़स लॉ इनटू फैराडेस लॉ, राइट है, क्लियर, समझ में आया, फैराडेस लॉ। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब प्रॉपर्ली देख लो कैसे कैसे हमने यहाँ पे किया है, वैसे बहुत इजी तरीके से मैंने ये समझाया है, तो समझ में तो आना ही चाहिए, वैसे बहुत इजी भी है, देख सकते हैं इक्वेशंस वगैरह कितने इजी है, थियरी वगैरह भी बहुत इजी है इसमें, ओके, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, फैराडेस लॉ एंड लेंज़स लॉ, ओके, थैंक यू।